हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान एनसीईआरटी प्रकाशन के पाठ 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके प्रश्न उत्तर जो हो चुके थे उसके आगे की कराएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके यहाँ तक प्रश्न हो चुके थे, आपका अब आगे के प्रश्न कराए जा रहे हैं। जिसका दिया है प्रश्न नंबर .4, इसका प्रश्न पहला है। इसमें दिया है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। इसका उत्तर होगा हृदय वाहिनियाँ। जो हृदय में आपकी वाहिनियाँ होती हैं उनके विषय में बताया गया है। इसमें कोष्टक में लिखेंगे धमनियाँ या शिराएँ, यानी कि जो हृदय में धमनियाँ या शिराएँ जिनको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएँ और लाल रुधिर कणिकाएँ, वही दी गई हैं इसमें। उसके बाद लिखेंगे तथा रुधिर आदि मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं। उसके बाद हेडिंग डाल देंगे कार्य। उसके बाद लिखेंगे हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है जो रुधिर की शरीर के विभिन्न अंगों से प्राप्त तथा वितरित करता है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हृदय वाहिनियाँ कोष्टक में धमनी या शिराएँ तथा रुधिर आदि मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं। उसके बाद इसके कार्य लिखेंगे, काले स्केच से या काले पेन से कार्य डाल देंगे हेडिंग। उसके बाद लिखेंगे हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है जो रुधिर को शरीर के, ये को है, जो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से प्राप्त तथा वितरित करता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे धमनियाँ। इसमें लिखेंगे धमनियाँ मोटी भित्ति वाली होती हैं जो हृदय से शरीर के सभी भागों के लिए रुधिर ले जाती हैं। ये लाल होती हैं। धमनियों में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे धमनियाँ मोटी भित्ति वाली होती हैं जो हृदय से शरीर के सभी भागों के लिए रुधिर ले जाती हैं। रुधिर का मतलब होता है रक्त या खून। ये लाल होती हैं। अगला हेडिंग डालेंगे शिराएँ। इसमें लिखेंगे शिराएँ में ये पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो शरीर के सभी भागों से रुधिर को वापस हृदय में ले जाती हैं। ये हरे रंग की होती हैं। शिराओं में क्या लिखेंगे, ये पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो शरीर के सभी भागों से रुधिर को वापस हृदय में ले जाती हैं। ये हरे रंग की होती हैं। अगली हेडिंग डालेंगे रुधिर। यह एक गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं तैरती रहती हैं। भोजन जल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ हार्मोन्स की इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं। क्या लिखेंगे, अन्य वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ हार्मोन्स भी इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं
यानी आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर ऊतकों तक पहुँचाने तथा रुधिर में विद्यमान लिम्फ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखेंगे? विद्यमान लिम्फ कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। क्या लिखेंगे? ऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज। उसके बाद लिखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC का कार्य शरीर में आए हुए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है? शरीर में आए हुए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। अगली हेडिंग डालेंगे रुधिर प्लेटलेट्स। इसमें लिखेंगे ये कणिकाएं शरीर के किसी भाग में चोट लग जाने या घाव हो जाने पर वहाँ थक्का बनाने में सहायता करती हैं। क्या होती हैं? रुधिर प्लेटलेट्स। ये कणिकाएं शरीर के किसी भाग में चोट लग जाने या घाव हो जाने पर वहाँ थक्का बनाने में सहायक करती हैं। अगला प्रश्न है आपका स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर लिखेंगे स्तनधारियों तथा पक्षियों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इनको अपने शरीर के तापक्रम को सम बनाए रखना होता है। क्या है? स्तनधारियों तथा पक्षियों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इनको अपने शरीर के तापक्रम को सम बनाए रखना होता है। यह ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अतः अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न नंबर 3 है। इसमें दिया है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? इसका उत्तर लिखेंगे उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित होते हैं। पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे दारू। इसका पॉइंट फर्स्ट है दारू वाहिनियाँ जो जल तथा खनिज को भूमि से शोषित करके पादप के शिखर तक ले जाती हैं। जो आपकी दारू वाहिनियाँ होती हैं उनका कार्य क्या होता है? खनिज को भूमि से शोषित करके पादप के शिखर तक ले जाती हैं। अगला पॉइंट नंबर 2 है। इसमें लिखेंगे फ्लोएम वाहिनियाँ। फ्लोएम वाहिनियाँ क्या करती हैं? पत्तियों से तैयार भोजन को पादप के अन्य भागों तक ले जाती हैं। फ्लोएम वाहिनियाँ होती हैं जो वो पत्तियों से तैयार भोजन को पादप के अन्य भागों तक ले जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है। इसमें दिया है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे भूमि के खनिज एवं जल विलयन के रूप में मूल रोम की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा अवशोषित विलयन मूल की जाइलम वाहिनियों तक पहुँचता है। पत्तियों तथा अवायवीय भागों से जल को हानि वाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है जो अवशोषित जलीय खनिज विलयन को पौधे में ऊपर की ओर खींचने में सहायता करता है। यह उत्पादित दाब वाष्पोत्सर्जन द्वारा
होता है, अतः इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। क्या लिखेंगे? भूमि के खनिज एवं जल विलयन के रूप में मूल रोम की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा अवशोषित विलयन मूल की जाइलम वाहिनियों तक पहुंचता है। पत्तियों तथा अवायवीय भागों से जल ये लिखा है अवायवीय भागों से जल को हानि वाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है। जो अवशोषित जलीय खनिज विलयन को पौधे में ऊपर की ओर खींचने में सहायता करता है। यह उत्पादित दाब वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, अतः इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 5वां आपका। इसमें दिया है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। जो पादप होता है उसमें भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, इसका उत्तर लिखेंगे। पादपों में भोजन का स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के सभी भागों तक फ्लोएम द्वारा होता है। क्या लिखेंगे? पादपों में भोजन का स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के सभी भागों तक फ्लोएम द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न नंबर है वक्राणु नेफ्रॉन। वक्राणुओं को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन भी बोलते हैं। वक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आपका उत्तर है मानव शरीर में 2 वक्र होते हैं। प्रत्येक वक्र वक्राणु अथवा नेफ्रॉन नामक बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों का बना है। क्या लिखेंगे? मानव शरीर में 2 वक्र होते हैं। प्रत्येक वक्र वक्राणु अथवा नेफ्रॉन नामक बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों का बना है। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से वक्राणु वक्र की क्रियात्मक इकाई है। इसकी रचना में निम्न भाग होते हैं। क्या लिखेंगे? वक्राणु वक्र की क्रियात्मक इकाई है। इसकी रचना में निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे। इसमें लिखेंगे मैल्थीवियन पॉइंट फर्स्ट यानी नंबर 1 में लिखेंगे मैल्मीवियन संपुटः। इसमें वोमेन संपुट तथा केशिका गुच्छ होते हैं। क्या लिखेंगे? मैल्मीवियन संपुटः। इसमें वोमेन संपुट तथा केशिका गुच्छ होते हैं। आगे लिखेंगे अ नंबर डाल के इसमें वोमेन संपुट हेडिंग डालेंगे वोमेन संपुट। इसमें लिखेंगे यह वक्राणु में उसके ऊपरी सिरे पर एक प्याले के आकार का थैला होता है जो वोमेन संपुट कहलाता है। क्या लिखेंगे? वोमेन संपुट में यह वक्राणु में उसके ऊपरी सिरे पर एक प्याले के आकार का थैला होता है जो वोमेन संपुट कहलाता है। नंबर बी डालेंगे इसमें हेडिंग में लिखेंगे कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ में लिखेंगे यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जो एफेरेंट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। कोशिका गुच्छ में क्या लिखेंगे? कोशिका गुच्छ हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जो एफेरेंट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे नलिकाएं। नलिकाएं के आगे क्या लिखेंगे? इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पॉइंट नंबर ए डालेंगे। इसमें लिखेंगे वाहिनी का अग्रस्थ भाग यह एक लंबा मोटा भाग होता है। इसका निचला सिरा पतला यू के
आकार का होता है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। यह जल के लिए पारगम्य होता है। क्या लिखेंगे? वाहिनी का अग्रस्थ भाग, यह एक लंबा मोटा भाग होता है। इसका निचला सिरा पतला यू के आकार का होता है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। यह जल के लिए पारगम्य होता है। नंबर बा पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, यू आकार का हेनले का लूप। हेडिंग में क्या लिखेंगे? यू आकार का हेनले का लूप। अब आगे लिखेंगे, यहाँ से वक्र वाहिनी का दूरस्थ भाग उपरोही भुजा शुरू होती है। यह जल के लिए अपारगम्य होता है। यह गुच्छादार भाग होता है। क्या लिखेंगे? यहाँ से वक्रवाहिनी का दूरस्थ भाग उपरोही भुजा शुरू होती है। यह जल के लिए अपरागम्य होता है। यह गुच्छादार भाग होता है। नंबर पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे हेडिंग, दूरस्थ नलिका भाग। हेडिंग क्या डालेंगे? दूरस्थ नलिका भाग। उसके बाद लिखेंगे, यह अधिक लंबी तथा पतली होती है। क्या लिखेंगे? यह अधिक लंबी तथा पतली होती है। अब नंबर 3 डालेंगे, इसमें लिखेंगे हेडिंग, संग्रह नलिका। संग्रह नलिका हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे, वक्राणु का दूरस्थ सिरा अन्य वक्राणुओं के दूरस्थ सिरों से मिलकर संग्रह नलिका बनाता है। संग्रह नलिका में क्या लिखेंगे? वक्राणु का दूरस्थ सिरा अन्य वक्राणुओं के दूरस्थ सिरों से मिलकर संग्रह नलिका बनाता है। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे, मूत्रवाहिनी। नंबर 4 में क्या लिखेंगे? मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेटर। इसको लिखेंगे, वक्र में अनेक संग्रह नलिकाएं परस्पर मिलकर एक सामान्य नलिका बनाती हैं, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्रवाहिनी वक्र का संबंध मूत्राशय से करती हैं। इस प्रकार से दोनों वक्र मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में खुलते हैं। क्या लिखेंगे? वक्र में अनेक संग्रह नलिकाएं परस्पर मिलकर एक सामान्य नलिका बनाती हैं, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्रवाहिनी वक्र का संबंध मूत्राशय से करती हैं। इस प्रकार से दोनों वक्र मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में खुलते हैं। हेडिंग डालेंगे, वक्राणु का कार्य। उसके बाद लिखेंगे, मूत्र का निर्माण वक्राणु में होता है। रुधिर रीनल धमनी से एफरेंट धमनिका में होता हुआ कोशिका। क्या लिखेंगे? मूत्र का निर्माण वक्राणु में होता है। रुधिर रीनल मूत्र का निर्माण रुधिर रीनल धमनी की एफरेंट धमनिका में होता हुआ कोशिका आगे लिखेंगे, कोशिका गुच्छ में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कोशिका गुच्छ में पहुंचता है। यहाँ से यह एफेरेंट कोशिकाओं में पहुंचते समय छानता है। उसके बाद लिखेंगे, इसमें रुधिर कोशिकाएं ही एफेरेंट कोशिकाओं द्वारा प्रवाहित होती हैं। वोमैन संपुट में भारी वर्ण भरी संपुट में भारी वार्ज्य पदार्थ, यानी कि जो वर्जित पदार्थ होते हैं, वार्ज्य पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं तथा जल सहित प्लाज्मा पुनः कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। छना हुआ वार्ज्य पदार्थ वोमैन संपुट द्वारा मूत्र निवाहिका, इसमें लिखेंगे नेफ्रॉन, में आ जाता है।
अतः रुधिर में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो निवाहिका के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं में प्रवाहित हो जाता है। मूत्रवाहिका जब इस जल के संपर्क में आती हैं तो इसमें उपस्थित रुधिर से अधिकांश जल का विसरण कर लेती हैं। मूत्र निवाहिका में उपस्थित वार्य पदार्थ इस विसरित जल में मिलकर मूत्र का निर्माण कर लेते हैं। घुलकर है, यहाँ क्या लिखा है, इस विसरित जल में घुलकर मूत्र का निर्माण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें लिखा है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में पैदा होती है, जो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायुमंडल में निष्कासित कर दी जाती है। क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में पैदा होती है, जो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायुमंडल में निष्कासित कर दी जाती है। पॉइंट सेकंड लिखेंगे, जल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में रंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन कर दी जाती है। क्या लिखेंगे, जल की आवश्यकता से अधिक मात्रा रंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जित कर दी जाती है। नंबर पॉइंट थर्ड लिखेंगे, पादपों में पत्तियां आदि जो निष्क्रिय हो जाती हैं वे भी पौधों से समय समय पर अलग होती रहती हैं। क्या लिखेंगे, पादपों में पत्तियां आदि जो निष्क्रिय हो जाती हैं वे भी पौधे से समय समय पर अलग हो जाती हैं। पॉइंट चौथा है, इसमें लिखा है पत्तियों में कुछ वार्य पदार्थ संचित हो जाते हैं, जिनके कारण से पत्तियां पौधे से अलग हो जाती हैं। नंबर 5वां पॉइंट लिखेंगे, कुछ वार्य पदार्थ, यानी वार्य का मतलब होता है वर्जित पदार्थ, रेजिन गोंद आदि के रूप में निष्कासित कर दिए जाते हैं। नंबर 6 है पॉइंट, पौधे कुछ वार्य पदार्थ यानी वर्जित पदार्थ मृदा में अपने चारों विसरित करते हैं। क्या लिखेंगे, पौधे कुछ वार्य पदार्थ यानी वर्जित पदार्थ मृदा में अपने चारों विसरित करते हैं। अब का नंबर 3 प्रश्न है, इसमें दिया है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। क्या है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। इसका उत्तर लिखेंगे, मूत्र बनने की मात्रा शरीर में विद्यमान जल तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसको क्या बोलते हैं, यह एडीएच हार्मोन द्वारा भी नियंत्रित होती है। क्या लिखेंगे उत्तर में, मूत्र बनने की मात्रा शरीर में विद्यमान जल तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह एडीएच हार्मोन द्वारा भी नियंत्रित होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में सभी कंपटीशन लेवल की शॉर्ट वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं और क्लास 6 से क्लास 12 तक यानी 6 से 12वीं तक की पूरी ग्रामर पड़ी हुई है लॉन्ग वीडियो में। तो आप लोग चैनल को देखते रहें और शेयर करते रहें वीडियो। और इस चैनल पे आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक की पूरी विज्ञान पढ़ाई जाएंगी, जिसमें भौतिक, रसायन और जीवदीय है। इसमें क्लास 10 की ही विज्ञान पढ़ाई जा रही है। तो चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।